तो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी ने हमारी पिछली वीडियोज़ में देखा है कि हमने आप सभी के लिए आईआईबीएफ के इंग्लिश और हिंदी के जो लेटेस्ट क्वेश्चन इस समय एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो आप सभी के लिए हमने तैयारी करवाई थी। और अभी तक जितने कुल मिला के 3 पार्ट्स आप सभी के लिए हमने यूट्यूब पर अपनी प्लेलिस्ट पर अवेलेबल करवा दिया है, जहाँ पे आपने कुल मिला के 66 क्वेश्चन तैयार किए हैं और वही क्वेश्चन आप सभी को एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी दिनों से बहुत से जो एग्ज़ाम देने वाले भाई हैं, जिनको एग्ज़ाम देना है, उन्होंने मैसेज कर भी रहे हैं और कह रहे हैं कि सर जो अगला पार्ट है वो भी प्रोवाइड कीजिए। तो आज की ये वीडियो आईआईबीएफ बीसी और बीएफ एग्ज़ाम के जो एडवांस में क्वेश्चन आते हैं उसका पार्ट 4 है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन जो बचे हुए थे उन क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे। तो आप सभी हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे आईआईसीटी इंस्टीट्यूट और उसी तरह एक वेबसाइट है हमारी iictinstitute.org। इस पर जाकर आप इस पर जैसे ही जाएंगे तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डिजिटल प्रोडक्ट का। यहाँ पे जैसे ही विजिट करेंगे तो आपको जो आईआईबीएफ की लेटेस्ट क्वेश्चन की पीडीएफ है, अगर आपको इंग्लिश हिंदी चाहिए दोनों तो दोनों मिल जाएगी, ओनली हिंदी चाहिए तो वो मिल जाएगी, ओनली इंग्लिश चाहिए तो वो मिल जाएगी। और आगे की टीईसी एग्ज़ाम, रैप एग्ज़ाम, उससे संबंधित भी आपको पीडीएफ यहीं पर प्लेलिस्ट पर आप सभी को मिलने वाली। तो अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायर्ड है, पीडीएफ आपको चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से भाइयों का एग्ज़ाम जल्दी जैसे होता है, तैयारी के लिए उनके पास मटेरियल नहीं होता, तो यहाँ से जाके वो पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि हमने पिछले पार्ट में 66 तक के क्वेश्चंस के लिए आप सभी की तैयारी करवा दी थी, और आज जो आप सभी को शुरुआत करेंगे उसके आगे से करेंगे, यानी 66 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा। तो 66 नंबर का क्वेश्चन जो था वो था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कवर प्राप्त करने के लिए वार्षिक प्रीमियम क्या है। तो उसका वार्षिक प्रीमियम हमने बताया था कि 436 रुपये रहेगा, जिसमें अगर आपको कवर चाहिए तो 436 रुपये आपको वार्षिक प्रीमियम रहेगा, जिसमें आप सभी को बेनिफिट बाद में मिलेगा। तो आगे का जो क्वेश्चन है 67 नंबर का, वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ एन अकाउंट होल्डर्स गेट्स इनरोल्ड वॉलंटरली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स देन, मतलब कि यदि कोई खाता धारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वैच्छिक रूप से नामांकित हो जाता है तो क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का आपको यही आंसर पढ़ना है कि द कमीशन पेएबल टू द बिजनेस करस्पॉन्डेंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द total premium and thus the account holder saved this amount। मतलब बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को दे कमीशन को कुल प्रीमियम से कम कर दिया जाएगा और इस प्रकार खाता धारक को यह राशि बच जाएगी। तो आज जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, यदि कोई खाता धारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वैच्छिक रूप से नामांकित हो जाता है तो ऑप्शन ए रहेगा आपका सही आंसर के रूप में कि बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को दे कमीशन की कुल प्रीमियम से कम कर दिया जाएगा और इस प्रकार खाता धारक को यह राशि बच जाए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर क्लेमिंग एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर लिंक्ड विद द रुपे डेबिट कार्ड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ क्लेम इंटीमेशन। मतलब कह रहा है कि रुपए डेबिट कार्ड से जुड़े जो दुर्घटना बीमा कवर है उसका दावा करने के लिए सूचना दावा की तारीख से कितने दिन के भीतर दावे से संबंधित सभी सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तो जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की जो तारीख होती है, दिन होती है, वो होती है दोस्तों 60 डेज का। 60 डेज के अंदर आपको बैंक में दस्तावेज आपको सबमिट करने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा 60 डेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसको हम PMJDY कहते हैं हैज़ इन बिल्ड एक्सीडेंटियल इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख विच इज कॉल्ड। यानी प्रधानमंत्री जो जन धन योजना में 2 लाख रुपए का जो अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर है उसको क्या कहते हैं, उसमें क्या लिंक होता है, किससे लिंक होता है। तो ऑप्शन आपके हैं द थ्रू यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को ऑन पेमेंट ऑफ ₹12 पर एनम, मतलब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से ₹12 प्रतिवर्ष के भुगतान पर, विद एनी डेबिट कार्ड इशूड बाय ए बैंक, बैंक द्वारा जारी किसी भी डेबिट कार्ड के साथ। और तीसरा है विद द एज ऑफ डिपॉजिटर एंड ही सी शुड बी एबव 21 ईयर्स, जमाकर्ता की उम्र जो कि 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और लास्ट है विद रुपे कार्ड मैनेज बाय NPCI द्वारा प्रतिबंधित रुपे कार्ड के साथ।
तो दुर्घटना बीमा कवर होता है वो होता है एनपीसीआई द्वारा प्रतिबंधित रुपए डेबिट कार्ड। एनपीसीआई का मतलब जो एनपीसीआई डीबीटी जिसको बोलते हैं, अगर आपके आधार में डीबीटी हो गए, आपके बैंक में जो डीबीटी होती है, इस बैंक में उसी बैंक में आपका पैसा सरकारी जो होता है वो चला जाता है। एनपीसीआई से ही अब ज़्यादातर पेमेंट होते हैं, जो भी गवर्नमेंट का पेमेंट होता है एनपीसीआई के थ्रू होता है। जो भी बैंक उसमें लिंक होगा एनपीसीआई में वही चला जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इफ़ द आउटसोर्सिंग बैंक फेल टू इम्प्लीमेंट appropriate oversight with regard the activities outsourced to the business correspondents and its sub agents, it is termed as। मतलब यदि बाहरी ठेका जिसको आउटसोर्सिंग कहते हैं, बैंक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट और उसके जो उप एजेंट होते हैं उनको आउटसोर्स की गई गतिविधियों के संबंध में उचित निरीक्षण लागू करने में विफल रहता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। ऑपरेशनल रिस्क कहा जाता है, मतलब परिचालनात्मक जोखिम, या रेपुटेशनल रिस्क कहें या मतलब प्रतिष्ठागत जोखिम, या स्ट्रेटेजिक रिस्क कहें कार्यनीतिक जोखिम, या फिर कंप्लायंस रिस्क कहें मतलब अनुपालनात्मक जोखिम। तो सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा अनुपालनात्मक जोखिम, जो कि ऑप्शन डी नंबर में है, ठीक है। अनुपालनात्मक जोखिम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द कॉन्सेप्ट ऑफ द एथिक्स में इंक्लूड, मतलब नैतिकता की अवधारणा में शामिल हो सकते हैं, क्या शामिल हो सकते हैं? ऑप्शन है, इट इज ए सेट ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज एक्सेप्टेबल इन ए सोसाइटी गाइड ह्यूमन बिहेवियर। समाज में स्वीकार नैतिक मानकों और मूल्यों का एक समूह है जो मानव व्यवहार को मार्गदर्शन करता है। दूसरा है, इट होल्ड्स पीपल फ्रॉम टेकिंग डिसीजन दैट मे बी हार्मफुल टू अदर ऑफ द सोसाइटी, मतलब यह लोगों को ऐसे निर्णय लेने से रोकता है जो दूसरों या समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं। या फिर इट प्रिंसिपल में डिफर अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस, परिस्थितियों के अनुसार इनका सिद्धांत भिन्न हो सकता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये होगा कि यह समाज में स्वीकार नैतिक मानकों और मूल्यों का एक समूह है जो मानव व्यवहार को मार्गदर्शन करता है। और तीसरा रहेगा, परिस्थितियों के अनुसार इसका सिद्धांत भिन्न हो सकता है, जो कि ऑप्शन ए में है, केवल 1 और 3 के। तो ऑप्शन ए नंबर सही होगा, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारपोरेट गवर्नेंस इंक्लूड, जो कारपोरेट प्रशासन है उनमें क्या शामिल है? द स्ट्रक्चर थ्रू विच ए कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड एंड द मीन्स एडाप्टेड टू अटेन दोज एडजेक्टिव्स, वह संरचना जिसके माध्यम से किसी कंपनी के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उन उद्देश्यों का पालन करने के साधन अपनाए जाते हैं। नंबर 2 है, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के मार्गदर्शन की निगरानी करना। डिफाइंस द वे अथॉरिटीज एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर एलोकेटेड, प्राधिकारी के साथ साथ जिम्मेदारियों को आवंटित करने के तरीके को परिभाषित करना। और लास्ट क्वेश्चन है, सेटिंग प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू इंश्योर कंपनी ग्रोथ, मतलब कंपनी की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों और सेवाओं की मूल्य निर्धारित करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3, मतलब एक में रहेगा आपका ये वह संरचना जिसके माध्यम से किसी कंपनी के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उन उद्देश्यों का पालन करने के साथ अपनाए जाते हैं। और दूसरा है कंपनी के प्रदर्शन की निगरानी करना। और तीसरा ऑप्शन है प्राधिकारी के साथ साथ जिम्मेदारियों को आवंटित करने के तरीके को परिभाषित करता है। ऑप्शन सी नंबर होगा यही आंसर, तो ऑप्शन सी नंबर में यही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ ए बिजनेस करेस्पॉन्डेंट डज नॉट कंप्लीट विद कॉन्फिडेंशियली एक्सपेक्ट द रिलेटेड प्राइवेसी लॉज इट इज कॉल्ड, मतलब यदि कोई बिजनेस करेस्पॉन्डेंट जो होता है गोपनीयता पहलुओं और संबंधित गोपनीयता कानूनों का अनुपालन नहीं करता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्ट्रेटेजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क या ऑपरेशनल रिस्क। तो जो ऐसे अगर बीसी होंगे, जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट होंगे, जो गोपनीयता पहलुओं को अनुपालन नहीं करेंगे तो वो प्रतिष्ठागित जोखिम कहलाएंगे, यानी रेपुटेशनल रिस्क। रेपुटेशनल जो यानी व्यवसायिक एक प्रकार से जो व्यवसाय से रिस्क लेते हैं उनको रेपुटेशनल रिस्क या अनुप्रतिष्ठागित जोखिम की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन NFC टेक्नोलॉजी इज इंक्लूडेड इन ए मोबाइल फ़ोन, यदि मोबाइल फ़ोन में NFC तकनीक है तो इसका अर्थ क्या है? अब NFC तकनीक का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी बैंक के किसी भी ग्राहक को धन प्रेषण सक्षम बना सकता है NFC,
ठीक है। इट कैन एनेबल रेमिटेंस टू एनी कस्टमर ऑफ एनी बैंक, किसी भी बैंक का किसी भी ग्राहक को धन प्रेषण सक्षम बना सकता है एनएफसी। ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन करेक्ट इन द केस ऑफ नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिनको एनएफसी कहते हैं, मोबाइल कॉन्टैक्टलेस कार्ड टेक्नोलॉजी। नियर फील्ड कम्युनिकेटर्स फुल फॉर्म होता है एनएफसी का मोबाइल कॉन्टैक्टलेस तकनीकी के माध्यम में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका सी नंबर, डेबिट या क्रेडिट कार्ड कैन नॉट बी यूज फॉर ट्रांजेक्शन, यानी लेन देन के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये एनएफसी तकनीकी के मामले में गलत है, ठीक है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग होगा तभी आप एनएफसी के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी नंबर का सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होती है उसका मतलब होता है इट इज ए मेथड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग एंड म्यूजिक। यह गीत और संगीत सुनने की एक विधि होती है जिसको हम RFI कहते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। गीत और संगीत सुनने की एक विधि है। ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी नंबर आपको देखना है, यही ऑप्शन आपको एग्जाम में सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन द केस ऑफ चार्ज कार्ड पेमेंट इज मेड बाय द यूजर। चार्ज कार्ड के मामले में उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। तो जो चार्ज कार्ड होता है उसके माध्यम से उपयोगकर्ता द्वारा कैसे भुगतान किया जाएगा? इंस्टेंटली किया जाएगा, मतलब तुरंत, एडवांस वन गो किया जाएगा यानी एक बार में, या इन इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों में किया जाएगा, या एन इंस्टॉलमेंट आफ्टर ग्रेड पीरियड, अनुग्रह अवधि के बाद किस्तों में किया जाएगा। तो चार्ज कार्ड जो होता है उसमें उपयोगकर्ता एक बार में भुगतान कर सकता है। ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही होगा, एक बार में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसको भीम कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? तो भीम का नाम आपने सुना ही होगा, भीम जो UPI का यूज़ करते हैं। तो भीम का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को बिल भुगतान, मोबाइल फ़ोन रिचार्ज आदि के लिए धन भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है भीम का। फॉर सेंडिंग एंड कलेक्टिंग मनी टू एनी पर्सन पेइंग बिल्स, रिचार्जिंग मोबाइल फ़ोन ETC, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नंबर ही होगा, भीम। भीम का फुल फॉर्म, भीम का मतलब, ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ भारत QR। तो भारत QR कोड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं 3 4, 1 2 3 4। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो छोड़ के गलत बताने। तो कोई भी जो ऐसे किसी ऐप का उपयोग कर सकता है जो भारत QR समर्थन करता है, ये सही है। यानी इट कैन यूज एनी ऑफ द ऐप दैट सपोर्ट द भारत QR, या इट कैन बी यूज ऑन P2M पर्सन टू मर्चेंट डिजिटल पेमेंट, या द पेमेंट मोड इन QR इज ओनली थ्रू UPI। भुगतान QR में भुगतान मोड केवल UPI के माध्यम से किया जाता है, नहीं, UPI के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। ये ऑप्शन गलत है। तो गलत कथन की पहचान करनी, ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन है दोस्तों इस सी नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्चुअल कार्ड। वर्चुअल कार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वर्चुअल कार्ड क्या होते हैं? वर्चुअल कार्ड का मतलब होता है दोस्तों कि नो लिमिट ऑफ स्पेंडिंग इन एज फिक्स्ड इन वर्चुअल कार्ड। जो वर्चुअल कार्ड होता है उसमें खर्च की कोई सीमा तय नहीं होती है। ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन में जो है सही गलत आंसर होगा कि वर्चुअल कार्ड में खर्चे की कोई सीमा तय नहीं है। ये गलत कथन बताना है, वर्चुअल कार्ड में खर्चे की सीमा एक तय होती है, ठीक है। तो बाकी के ऑप्शन ये एक प्रकार से ये सही कथन होंगे, गलत कथन के लिए बताया था, तो सी नंबर होगा गलत कथन में। अगला क्वेश्चन है, RBI हैज स्टिपुलेटेड दैट बैंक शुड ऑफर दियर सेविंग बैंक कस्टमर्स फ्री ट्रांजेक्शन एट बैंक ऑन ATM इज ए मेट्रो सिटी, जैसे मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर एंड हैदराबाद इन ए मंथ। RBI ने निर्धारित किया है कि बैंकों को अपने बचत बैंक ग्राहकों को एक महीने में मेट्रो शहर, जो ये मेट्रो शहर हैं मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद, इनमें ATM पर निःशुल्क रुपए से क्या पेशकश की जानी चाहिए, मतलब न्यूनतम कितने लेन देन पेश की जानी चाहिए। तो न्यूनतम इसमें जो लेन देन की संख्या दी गई है वो 3 लेन देन इसमें
निःशुल्क की जाएगी। न्यूनतम 3 लेन देन निःशुल्क होंगे। उसके बाद ATM से जो आप कैश निकालेंगे तो थोड़ा बहुत चार्ज मेट्रो शहरों में लगेगा। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर सही होगा, न्यूनतम 3 लेन देन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए गिफ्ट कार्ड इज ए टाइप ऑफ। जो गिफ्ट कार्ड होते हैं वो किसका प्रकार होता है? तो गिफ्ट कार्ड जो होते हैं वो एक प्रकार से प्रीपेड कार्ड के प्रकार होते हैं। प्रीपेड कार्ड का एक प्रकार होता है गिफ्ट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक लेबल ATM। जो पिंक लेबल ATM होते हैं उनका मतलब क्या होता है? तो पिंक लेबल ATM जो होते हैं वो शेयर लेन देन के लिए प्रदान किए जाते हैं, या कृषि बैंकिंग लेन देन को बढ़ावा करने के लिए समर्पित है, या आर यूज फॉर ऑनलाइन परचेज, मतलब वो ऑनलाइन खरीदारी के लिए किया जाता है, या आर डेडिकेटेड टू प्रमोट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बाय वुमेन, महिलाओं द्वारा बैंकिंग लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। तो जो पिंक लेवल के ATM होते हैं वो महिलाओं द्वारा बैंकिंग लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित होते हैं। ऑप्शन डी नंबर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोबाइल वॉलेट। मोबाइल वॉलेट क्या है? तो मोबाइल वॉलेट वर्क ऑन द लाइन ऑफ डेबिट कार्ड, मतलब डेबिट कार्ड की तर्ज पर काम करता है, या इज ए वे टू कैरी कैश इन डिजिटल फॉर्मेट, डिजिटल रूप में नकदी रखने का एक तरीका है, या फिर कैन यूज्ड ऑन ATM आल्सो, ATM पर भी इस्तेमाल किया जाता है, या वर्क ऑन द लाइन ऑफ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर काम करता है। तो जो मोबाइल वॉलेट होता है दोस्तों वो होता है इट इज ए वे टू कैरी कैश इन डिजिटल फॉर्मेट, डिजिटल रूप में नकदी रखने का एक तरीका होता है मोबाइल वॉलेट का। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ वाइट लेबल ATMs। इन द केस ऑफ वाइट लेबल ATM, वाइट लेबल ATM क्या होते हैं? ऑप्शंस है, देयर आर दोज विच आर सेट अप ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक। वे होते हैं जिनकी स्थापना, स्वामित्व और संचालन गैर बैंकों के पास होती है, या यूजर इज रिक्वायर्ड टू पे नॉमिनल चार्ज ऑन एवरी हिट। के मामले में उपयोगकर्ता को प्रत्येक हिट पर नाम मात्र के शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है, या द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज डन थ्रू द एजेंसी विच हैंडल ATM स्विच। के मामले में विवाद का समाधान उस एजेंसी के माध्यम से किया जाता है जो ATM स्विच को हैंडल करती है। या लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन है, कैश मैनेजमेंट इज डन बाय द बैंकिंग सिस्टम। के मामले में नकदी प्रबंधन बैंकिंग प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो जो वाइट लेबल ATM होते हैं वे वाइट लेबल ATM वे होते हैं जिनकी स्थापना, स्वामित्व और संचालन गैर बैंकों के पास होती है। ऑप्शन ए नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, गैर बैंकों के पास होती है। और इस सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ एन अकाउंट होल्डर यूजेज ATM कार्ड एंड हिज अकाउंट इज डेबिटेड विदाउट कैश बीइंग डिस्पेंसेड, द डेबिट कार्ड शुड बी रिवर्स्ड। यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, बाय द बैंक। मतलब यदि कोई खाता धारक अपने खाते से नकदी निकालने के लिए ATM कार्ड का उपयोग करता है किंतु पैसा निकाले बिना ही उसका खाता डेबिट हो जाता है तो बैंक को ऐसे डेबिट को रिवर्स कर देना चाहिए। मतलब ऐसे जो पैसा कट रहा है उसको कितने दिन में रिवर्स कर देना ये पूछ रहा है। ऑप्शन है, विद इन ए मैक्सिमम ऑफ T+2 डेज, मतलब अधिकतम ट्रांजेक्शन प्लस 2 दिनों के भीतर, या विद इन ए मैक्सिमम ऑफ T+3 डेज, अधिकतम T+3 दिनों के भीतर, विद इन ए मैक्सिमम ऑफ T+4 डेज, या इसी तरह है अगला, विद इन ए मैक्सिमम ऑफ T+7 डेज। मतलब जब ट्रांजैक्शन होता है उसके 2 दिनों के भीतर, 3 दिनों के भीतर, 4 दिनों के भीतर, या 7 दिनों के भीतर। तो जब पैसा कट जाता है तो ऐसे जो डेबिट होते हैं उनको बैंक द्वारा अधिकतम T+7 दिनों के भीतर रिवर्स कर देना चाहिए। ऑप्शन डी नंबर है, अधिकतम T+7 दिनों के भीतर, यानी विद इन ए मैक्सिमम ऑफ T+7 डेज। ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों अभी तक आपने कुल मिला के 20 क्वेश्चन तैयार किए हैं इस सीरीज में। अगले जो क्वेश्चंस हैं अब अगली सीरीज में रहेंगे क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाती है ज़्यादा क्वेश्चंस अगर एक ही वीडियो में करने से। तो ये जो चौथा पार्ट था कुल मिला के 20 क्वेश्चनों का था। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन तैयार करवाए हैं कुल मिला के 86 क्वेश्चन आप सभी को तैयार करवा दिए हैं। 86 क्वेश्चन की सीरीज आप सभी को हमारे 4 वीडियोज़ में मिल चुकी है। अब जो अगली सीरीज आएगी 5वें नंबर की उसमें आपको 87 से शुरू मिलेगी और आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनकी तैयारी करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आप सभी सीरीज में बने रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सभी को ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं और हर एग्ज़ाम में IIBF के एग्ज़ाम में आप सभी को ये क्वेश्चंस मिलने वाले। और इसकी PDF के लिए हमने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपको तैयारी नहीं करनी, डायरेक्ट ही अगर आपको कम समय में तैयारी करनी है तो आप सभी के लिए PDF हमने
यहाँ पे अपने जो हमारी वेबसाइट है iictinstitute.org, वहाँ पे आप विजिट करेंगे। डिजिटल प्रोडक्ट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप जो भी लैंग्वेज की आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ यहाँ से ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर जिनको तैयारी वीडियो के माध्यम से करनी है तो वीडियो के माध्यम से तैयारी करने के लिए हमने तरीका आप सभी को बता दिया है और 4 पार्ट्स आप सभी के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। अब अगला पार्ट जो आएगा आप सभी के लिए, उनमें भी जब आगे की क्वेश्चंस मिलेंगे आप उनसे तैयारी कर सकेंगे। तो आई होप आप सभी को ये जो क्वेश्चन तैयार करवाए गए होंगे समझ में आए होंगे और आप सभी को बेनिफिट भी मिल रहा होगा। मिलते हैं दोस्तों हम अगले पार्ट के साथ, अगले नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।